नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत। देखिए फ्रेंड्स, अभी हाल ही में 29 मई 2022 को यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट इंजीनियर अवर अभियंता के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया गया। तो इसमें कुल मिला के दो पेपर थे। जो पहला पेपर था उसमें हिंदी के 25 प्रश्न और मुख्य विषय के प्रश्न थे, और जो सेकंड पेपर था उसमें जीएस के 25 प्रश्न और जो मेन सब्जेक्ट होता है उससे संबंधित क्वेश्चन थे। हालांकि हिंदी के प्रश्न और जीएस के जो प्रश्न थे ये काफ़ी स्तरीय माने जा रहे हैं, यानी कि ये जो प्रश्न हैं ये निर्णायक माने जा सकते हैं जब असिस्टेंट इंजीनियर का रिजल्ट जारी होगा तब। फिलहाल फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न हैं ये आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। तो आइए देखते हैं जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे और इसका आंसर क्या रहा। तो देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं। तो प्रश्न क्या है कि कौन से अनन्य अधिकार लोकसभा के हैं, और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद नीचे कूट दिया गया है, इसी कूट के आधार पर आपको आंसर देना था। तो पहले बताया गया है कि धन विधेयक को पेश करना, दूसरा ऑप्शन है आपातकाल का अनुसमर्थन करना, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के विरुद्ध महाभियोग लगाना, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाना। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लोकसभा के बारे में बात हो रही है, तो मतलब ये कि यहाँ पर केवल जो आपका ऑप्शन है धन विधेयक पेश करना पहला ऑप्शन, और मंत्रिपरिषद के विरुद्ध महाभियोग लाना तीसरा, ये पहला और तीसरा ही केवल करेक्ट होगा, यानी कि इसका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग तो कोई भी ला सकता है, मतलब राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं पर भी लाया जा सकता है, तो ये ऑप्शन में शामिल नहीं रहेगा। और आपातकाल का अनुसमर्थन करना ये भी इसका अधिकार नहीं है। तो कुल मिला के 1 और 3 इसके सही आंसर हैं, मतलब सही विकल्प हैं। तो ए आप आंसर करेंगे इसके आंसर के रूप में। फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में कौन सा सागर आता है। तो मैप आप लोग पढ़ते रहिए, जब भी आप ज्योग्राफी के प्रश्नों को देखें तो मैप जरूर देखिएगा। फिलीपींस और वियतनाम के बीच में जो सागर है वो दक्षिणी चीन सागर है, यानी कि इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में के निम्नलिखित में किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है। तो ये बहुत ही चर्चित प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। सही आंसर इसका ऑप्शन डी है, 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची, और ये कब लाया गया था अमेंडमेंट, तो 1985 में लाया गया था, 57वां अमेंडमेंट था ये। तो ये भी आपको याद रखना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो बात क्या हो रही है यहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, आप जानते ही हैं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा कराई गई थी। तो पहला विकल्प दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है कि भारत में पाल काल में, तो सही बात है। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण अध्ययन केंद्र था, तो ये विकल्प आपका करेक्ट है। रक्षित, विरोचन, अतीश, दीपांकर और रत्नाकर शांति विक्रमशिला विश्वविद्यालय के अति महत्वपूर्ण आचार्य थे, तो दूसरा विकल्प भी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि विकल्प 1 और 2 दोनों सही हैं। इसको आप क्या आंसर करेंगे, ऑप्शन सी के रूप में इसे आप आंसर करेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर, और प्रश्न ये था कि नवंबर 2021 में संपन्न हुए 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम क्या थी। 40वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो नवंबर 2021 में आयोजित हुआ था, इसकी थीम पूछ रहा है। तो थीम जैसा कि आप जानते हैं ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए है, आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसे 23 अक्टूबर को मनाया गया और इसकी थीम पोषण के लिए आयुर्वेद थी। तो यहाँ पर बताना है आपको कि क्या दोनों जो विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं 1 और 2 दोनों सही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि प्रतिवर्ष आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरि जयंती यानी कि धनतेरस के दिन इसे मनाया जाता है, धनतेरस के दिन। और 2021 में इसे 2 नवंबर को मनाया गया था, न कि 23 अक्टूबर को। तो पहला विकल्प यहाँ पर गलत हुआ। आपको बता दें कि आपको यहाँ पर बता दें कि 2016 से हर साल धनतेरस के दिन जो आयुर्वेद दिवस है इसे मनाया जाता है। और ये भी है कि भारतीय पौराणिक दृष्टि से धनतेरस को स्वास्थ्य के देवता का दिवस माना जाता है। तो धनतेरस जिस दिन होता है उसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस,
2016 से इसकी शुरुआत हुई, ये याद रखना। इसकी थीम सही है, पोषण के लिए आयुर्वेद, ये 2021 की थीम थी। तो यहाँ पर देखिए जो डेट है ये 2 नवंबर 2021 होता, तो ये करेक्ट रहता। तो पहला विकल्प गलत, दूसरा विकल्प सही, यानी कि इसका जो उत्तर है वो केवल हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में किस पुराण में पुराणों के पांचों लक्षणों का उल्लेख मिलता है? पुराणों के पांचों लक्षणों का जो उल्लेख है ये मिलता है आपको विष्णु पुराण में। और भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 बी जोड़ा गया है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भाग 9 बी जोड़ा गया है? तो ये था 97th अमेंडमेंट, यानी कि 97वां संवैधानिक संशोधन। अब आपके सामने आएगा कि ये कब आया था। तो देखो फ्रेंड्स, जो 97th अमेंडमेंट था ये 2011 में किया गया था। और यहाँ पर जो भाग 9 बी जोड़ा गया IXB, इसमें अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 243 ZS से लेकर 243 ZT तक के अनुच्छेद इसमें आते हैं। तो याद रखना 97 संवैधानिक संशोधन 2011 में हुआ था और इसी के द्वारा भाग 9B जोड़ा गया है। निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक है? तो भारत में जो हीरो का प्रमुख उत्पादन होता है वो कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से होता है, MP से। तो इसमें विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। भारत में किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो उम्र थी ये 21 वर्ष से घटाकर 18 साल कर दी गई थी? तो ये काम कब हुआ था? 21 साल से घटाकर 18 साल मतदान की उम्र कर दी गई थी। और इसके लिए जो संशोधन था वो 61वां संविधान संशोधन हुआ, यानी कि यहाँ पर विकल्प डी आपका करेक्ट है। और 61वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1988 में, और ये लागू हुआ था 1989 के इलेक्शन से। फिर अगला क्वेश्चन है कि नॉक नी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के कारण होता है? नॉक नी सिंड्रोम जो होता है फ्रेंड्स, ये आप तो जानते ही हैं, ये फ्लोराइड की वजह से होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। बाल्टिक गणराज्यों में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं है? बाल्टिक गणराज्य कौन कौन से गणराज्य होते हैं? तो बाल्टिक गणराज्य यानी कि बाल्टिक क्षेत्र में कुल मिला के 3 देश आते हैं। कौन कौन से देश आते हैं? और आपको बता दें कि ये जो बाल्टिक देश हैं उन बाल्टिक क्षेत्रों को कहते हैं जो रूसई साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्वतंत्र हुए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ तो ये देश उससे स्वतंत्र हुए थे। किससे? रूस से स्वतंत्र हुए थे। और इसमें कौन कौन से देश आते हैं? मूल रूप से एस्टोनिया आता है, लातविया भी आता है और लिथुआनिया आता है। तो डेनमार्क और फिनलैंड, हालांकि जो फिनलैंड है ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र हुआ था, लेकिन फिर भी फिनलैंड, अब यहाँ पर देखो फिनलैंड भी आता है, बाल्टिक गणराज्यों में ही आता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें 1 के साथ 3 लगा हुआ है। बाकी तो बिल्कुल जो है मतलब एस्टोनिया और लातविया तो बिल्कुल हैं, तो इनको तो हम लेंगे। लिथुआनिया भी है तो ये भी लेंगे। तो बाकी यहाँ पर जो सबसे निकटतम और सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, डेनमार्क और फिनलैंड वाला। हालांकि फिनलैंड भी जो है बाल्टिक गणराज्य में आता है। ठीक है। किस फ्रांसीसी यात्री ने काशी को भारत का एथेंस कहा था? काशी को भारत का एथेंस करने वाला जो फ्रांसीसी यात्री था वो था बर्नियर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। और भारत के चुनाव आयोग द्वारा अक्टूबर 2021 में सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऐप शुरू किया गया था? तो डिजिटल मैपिंग का जो ऐप शुरू हुआ था ये आपको याद होगा, उसका नाम गरुड़ा था। ठीक है, गरुड़ा ऐप। तो ये इसका आंसर डी आपका करेक्ट है। फिर देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और कोड की सहायता से उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो सूची 1 है वो ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त तट हैं, बीच हैं, और जो दूसरी सूची है वो उनकी लोकेशंस को दिखाती है। तो घोघला जो है ये दीव में स्थित है, ये याद रखना आप, घोघला दीव में स्थित है। कासरकोड ये मिलेगा आपको कर्नाटक में, और कप्पड़ मिलेगा आपको केरल में। और जो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो कौन सा है? रूसीकोडा। तो रूसीकोडा मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पर जो आपका देखो, यहाँ पर मैंने आपको आंसर बता दिया, सही जवाब इसका ऑप्शन बी में आता। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ ताकि आप समझ सकें। घोघला की जो लोकेशन है वो दीव है, कासरकोड की जो लोकेशन है कर्नाटक है, कप्पड़ की लोकेशन है केरला में, और इसके बाद चौथा ऑप्शन है रूसीकोंडा जिसकी लोकेशन है आंध्र प्रदेश। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं यूपीपीएससी यूपीएससी दोनों में। तो यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन है सिविल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये कब लागू हुआ? इंडियन पैनल कोड कब लागू हुआ?
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कब लागू हुआ और पुलिस एक्ट कब लागू हुआ। तो ये आपको यहाँ पर मैच कराना है, मैंने मैच करा के रख दिया है आपके लिए। तो इसको रट लेना आप। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो कि आया था कब, 1959 में आया। इंडियन पेनल कोड लागू हुआ 1860 में। 1900 नहीं है, ये 1800 रहेगा। अगर मैंने कहीं 1900 बोल दिया तो सॉरी बोलता हूँ फिर से, वहाँ पर 18 कर लेना आप, ठीक है। तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ये आया था 1859 में। फिर इंडियन पेनल कोड आया 1860 में। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आया 1862 में और पुलिस एक्ट आया था 1861 में। तो ये मैचिंग है इसका, वैसे भी इसको आप याद रख लेना। और ये जो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ इसको जरूर एक बार और पढ़ के जाना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है। जूल और कैलोरी आप जानते ही हैं, दोनों जो हैं ऊर्जा की मात्रा को मापते हैं। तो सही जवाब इसका ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून घोषित करेगा वो सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 141 में, यानी कि यहाँ पर जो आपका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब ऑप्शन डी है, 141। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो यहाँ पर सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था, ये करेक्ट है, और ये 1231 में हुआ था, मुझे याद है। दिल्ली में स्थित यह तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था, ये भी सही है। तो यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सुल्तानगढ़ी का निर्माण सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था, करेक्ट है। और दिल्ली में स्थित, तो दोनों सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है, ठीक है। फिर देखिए चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में है। चित्रकूट देखना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, चित्रकूट देखने के लिए आपको छत्तीसगढ़ जाना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। फिर कौन जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, यानी कि विकल्प सी यहाँ पर सही है। उसके बाद देखिए वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगभग अक्टूबर के महीने में ये सूचकांक आता है। तो 2022 वाला तो अभी आया नहीं है, तो जब तक नहीं आता 2022 का तब तक 2021 का ही रिपीट होता रहेगा। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो भारत की रैंकिंग है वो 71 है 2021 में। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ और भी बातें जो कि आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसे कौन जारी करता है। तो इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट इसे जारी करता है, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा इसे जारी किया जाता है। कुल देश इसमें शामिल होते हैं कितने, 113 देश इसमें शामिल होते हैं। पहला स्थान मिला था किसको, आयरलैंड को। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा चंदावर का युद्ध जो कि हुआ था 1194 में, राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। चंदावर की जो प्रेजेंट लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो चंदावर जो है वो आगरा के आसपास था। अब आगरा इसमें जो है विकल्प में कहीं है नहीं। इटावा आगरा के पास हो सकता है, मतलब है, तो हम इटावा जनपद को ही इसका आंसर मानेंगे, मतलब ऑप्शन ए इसका सबसे निकटतम और शुद्धतम उत्तर हो सकता है। अब फिर आ गया प्रश्न चींटियों वाला, इसको मैच कराना है। एसिटिक अम्ल ये सिरके में पाया जाता है, आप जानते ही हैं। लैक्टिक अम्ल दही में मिलता है, ये भी आप जानते हैं। फार्मिक अम्ल चींटियों के डंक में होता है और बिच्छू के डंक में भी फार्मिक एसिड ही होता है। ऑक्सैलिक एसिड जो होता है पालक में मिलता है, जिसकी वजह से पथरी हो जाती है। ये वजह होती है कि लोग पालक खाने से मना किया जाता है कि पालक और टमाटर को कम खाएं। टमाटर और पालक दोनों में ऑक्सैलिक एसिड होता है, कुछ लोगों को इससे पथरी हो जाती है, एवरीवन नहीं, कुछ लोगों को। और ये देखिए आज का अंतिम क्वेश्चन है और 25 प्रश्न पूछे गए थे जीएस में। तो प्रश्न पूछा गया था कि कौन एक सही सुमेलित नहीं है। शौकत उस्मानी कानपुर षड्यंत्र केस, तो क्या ये सही है, हाँ। खुदीराम बोस असेंबली बम कांड, असेंबली बम कांड में कौन कौन गया था, एक तो हमारे भगत सिंह जी गए थे और दूसरे बटुकेश्वर दत्त जी गए थे, ठीक है। तो भगत सिंह जी और बटुकेश्वर दत्त जी, खुदीराम बोस जी उसमें नहीं थे, तो ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। बाकी अशफाकुल्ला खान काकोरी रेल लूट कांड, जिसका नाम बदलकर अब काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, उसमें थे। और सूरसेन चिटगांव विद्रोह कांड में भी थे। तो सारे विकल्प यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन बी हमारा उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बाकी बचती है हिंदी। तो हिंदी के जो 25 प्रश्न हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हिंदी को भी देखना चाहते हैं
तो फटाफट नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन चेक करिए और पहला कमेंट, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो अगर हाँ, ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक की आपसे डिमांड रखता हूँ। प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।